आज हम लोग ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और ये एक नया प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे जिसमें ग्रामर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अन्वेषण के स्थान पर स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न है, अन्वेषण के स्थान पर स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सु धन आगत, यण संधि, स्वधन आगत, स्वाधनगत, साधनगत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वागत का पूछ रहा है। ठीक है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। अन्वेषण के स्थान पर जिस तरह से अनु धन एषण, ठीक है, उसी तरह क्या है? सुधन आगत, सुधन आगत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुधन आगत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, नमाधन्ते, व्यंजन संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नमस्ते शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगा और इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? नमः धन्ते, नमः धन्ते। यहाँ पर विसर्ग की जगह सा हो जाएगा, बन जाएगा नमस्ते। फिर अगला प्रश्न है, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश के लिए भक्ति। अगला प्रश्न है, आमरण शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, मरण तक, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आमरण। आमरण में कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है? जिस समास का पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है और समस्त पद जो होता है अव्यय की तरह कार्य करता है, वहां पर क्या हो जाएगा? अव्यय की तरह कार्य करेगा। वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण, इसके और अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। आमरण है, यथाशक्ति है, यथाशक्ति है, यथाक्रम, आजन्म, प्रतिदिन, प्रतिदिन और यथा, ये सारे क्या हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इनको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुर्लभ शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दूर या दुह, दू, दूर या लब? बहुत सरल प्रश्न है। उपसर्ग पूछ रहा है, सबको पता है कौन सा उपसर्ग है। दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? दुर उपसर्ग है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, पठनीय के स्थान पर मानवीय या माननीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूछ रहा है, 3 शब्द दे दिया। ठीक है, सब में प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? अनीय, नीय या ईय या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पठनीय के स्थान पर मानवीय, माननीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, मान धन अनीय। अगला प्रश्न है, गंगोत्री शब्द
व्याकरण की दृष्टि से किस संज्ञा का बोध कराता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। गंगोत्री शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संज्ञा का बोध कराता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। गंगोत्री शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संज्ञा का बोध कराएगा? तो गंगोत्री यहाँ पर है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मित्र शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? मित्र शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी? मित्रता या मैत्री, मित्री, मित्रपन या मैत्रीयता? बहुत सरल प्रश्न है, अक्सर आते रहते हैं इस तरह के प्रश्न। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मित्र शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा मित्रता या मैत्री बन जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह स्वतः समझ जाएगा। इस वाक्य में स्वतः या आप किस प्रकार का सर्वनाम होगा? ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। वह स्वतः समझ जाएगा निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो वह स्वतः यानी अपने आप समझ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम? यहाँ पर कोई पूछ रहा है, ठीक है, कैसा सर्वनाम है? तो कोई से निश्चित नहीं होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा लड़का बहुत तेज है। इस वाक्य में पांचवा किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पांचवा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है? क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न और यहाँ पूछा जाता है, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के भेद बताना है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कितने भेद होते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम? तो यहाँ पर पूछ रहा है गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है। इस वाक्य में जो बहुत शब्द प्रयोग किया गया है ये क्या है? तो ये क्या है? तेजी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तेजी की विशेषता कौन बताता है? बहुत। तो तेजी यहाँ क्या है? ये विशेषण है, और जो विशेषण की विशेषता बताएंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रविशेषण हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पर विशेष क्या है? तो विशेष क्या हो जाएगा? गाड़ी हो जाएगा, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष हो जाए, विशेष से होता है, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लेते हैं। विशेष, विशेषण, विशेषण और एक क्या होता है? प्रविशेषण। तीनों से एक एक प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछे जाते हैं कि विशेष क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पर गाड़ी बहुत तेजी से चल रही, ठीक है, तो यहाँ पर गाड़ी क्या हो गया? विशेष से हो गया, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह क्या है? वह विशेष से होता है। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाएगी, ठीक है, गाड़ी बहुत तेजी से चल रही, तो तेजी से चल रही है, विशेषण क्या है? तेजी। यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? तेजी हो जाएगा। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएंगे, तेजी की विशेषता क्या है? कि वो बहुत तेज चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत शब्द जो है क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, विशेष, विशेषण और प्रविशेषण। अगला प्रश्न है, माँ बच्चे को सुलाती है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माँ बच्चे को
सुलाती है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया का कौन सा रूप है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरी है सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। ये भी पूछ लेता है क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अगला प्रश्न है, सोना धातु की क्रिया रूप में सोना किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। सोना धातु की क्रिया रूप में सोना किस प्रकार की क्रिया है, तो सोना क्या होती है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोना जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं, अलग होते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो पेड़ से पत्ते झड़ते यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, जहां पर से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होगा, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। आप कारक की विभक्ति याद कर लीजिएगा, कारक क्लियर हो जाएगा। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न ये भी पूछा जाता है, तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनकी विभक्तियां याद रख लीजिएगा, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, इस वाक्य में किस कारक विभक्ति का चिन्ह है, ठीक है, अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो जहां पर में पै पर लगा रहेगा वहां पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, में पै पर। एक बार कारक विभक्तियां देख लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कारक और उसकी विभक्ति क्या क्या होती है। पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक की विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म कारक, कर्म को इसकी विभक्ति हो गई। करण कारक से या के द्वारा जहां पर लगा रहता है वहां पर करण कारक है, ठीक है। फिर है संप्रदान, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। फिर है अपादान कारक, अपादान कारक इसकी विभक्ति है से, यहाँ भी है से, यहाँ भी है से, लेकिन ये अलगाव के अर्थ में प्रयोग की जाती है, ठीक है। फिर है संबंध, संबंध कारक, संबंध कारक की विभक्ति है का, के, की, रारेरी आदि, ठीक है। फिर आगे है अधिकरण, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, में पै पर। तो यहाँ पर में रखा है ना, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर है संबोधन, संबोधन की विभक्तियां क्या है, हे, अरे और हो, ये सारी क्या है, संबंध कारक की विभक्तियां हैं। इनको याद रख लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, जनता शब्द सामान्यतः किस वचन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। जनता शब्द सामान्यतः किस वचन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जनता हमेशा एक वचन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पानी शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर दीजिए। बहुत सारा रोज पानी पीते हैं, कितना पानी पीते हैं पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि पानी का लिंग क्या है, पानी किस लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो पानी का उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। कहेंगे ना पानी रखा है, 1 लीटर पानी दे दो, 2 लीटर, तो पानी रखा है यानी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, हिंदी में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है।
कौन कौन से होते हैं? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है, यहाँ पे लिखते हैं, स्त्रीलिंग। हिंदी में दो लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन, अजन, खोटा या बुरा? सबको पता है सज्जन का विलोम क्या होता है, इसका उत्तर कमेंट करिएगा, ठीक है। सज्जन का क्या होता है? दुर्जन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची इन शब्द इनमें से कौन सा है? पंकज, नीरज, वारिज, ये सभी, पावक, अनल, समीर, अनिल, व्योम या गगन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज, नीरज, वारिज, ये सभी, ठीक है। पावक, अनल किसके पर्यायवाची हैं? आग के हैं। समीर, अनिल हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। व्योम, गगन आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अजात शत्रु, निर्दोष, अजय या मित्रवत? तो जिसका कोई शत्रु ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, परोक्ष, दूरदर्शी या अष्टम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो आंखों के सामने होगा उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे, ठीक है। जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कहेंगे। अगला प्रश्न है, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निर्लज्ज होना, सुंदर होना, बहुत अमीर होना या चालाक होना? तो चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना, पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना, दर्द महसूस होना, पछताना या चुप रहना? तो दांते तले उंगली दबाना, इसका अर्थ क्या होता है? सबको पता है, ठीक है, क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। अगला प्रश्न है, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या है? उत धनलास व्यंजन संधि, उल धनलास, उम धनलास, उद धनलास? तो उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धनलास। तो यहाँ पर ये ला ता में बदल ता ला में बदल जाएगा और बन जाएगा उल्लास, ठीक है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी पूछ लेता है कि उल्लास की संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? यण संधि, प्रतिधन उपकार, गुण संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि? तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, ठीक है। जहां पर ई की जगह या हो जाएगा, उ की जगह वह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वहां पर यण संधि होती, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिधन उपकार है, ई के बाद स्वर है तो ई का या में बदल गया, इसलिए यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चतुर्मार्गी या चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, चार राहों का समूह, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? तो चतुर्गामी या चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो महापुरुष, महान पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपेक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपेक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप, अपि, आ या प्रति? इसका उत्तर सबको पता है। अपेक्षा में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्तर हो जाएगा अप उपसर्ग। अगला प्रश्न है, शिशु शब्द से अभाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? शैशव, शिशुता, शिशुपना, का और खा दोनों? तो शिशु शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। शैशव भी बन जाएगा, शिशुता भी बन जाएगा, तो का और खा दोनों उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो और वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम?
जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इस वाक्य में जो और वह क्या है, उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह पुस्तक बहुत पुरानी है। इस वाक्य में पुरानी शब्द क्या है, विशेषण, प्रविशेषण, विशेष या सर्वनाम। इसके पूछ रहा है यह पुस्तक बहुत पुरानी है, तो इसमें पुरानी शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो विशेषण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा विशेषण। और यदि यहाँ पर बहुत पूछता तो बहुत क्या होता, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक क्या है, विशेष से हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चा खेल रहा होगा, यह वाक्य किस काल का है, संदिग्ध वर्तमान काल या अपूर्ण भविष्य या संदिग्ध, सामान्य भविष्यत काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बच्चा खेल रहा होगा, तो उत्तर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो का वाला उत्तर सही हो जाएगा। काल कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, कमेंट करिए। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। ये तीनों काल होते हैं। ठीक है, भविष्यत काल। और इसके कितने भेद होते हैं, आप लोग कमेंट करिए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, कमेंट करिए। भविष्य काल के कितने भेद हैं, कमेंट करिए। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापत्नी या शिक्षयित्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग सबको पता है क्या होता है, अध्यापिका होता है। अगला प्रश्न है, सुगम का विलोम शब्द क्या है, दुर्गम, विषम, कठिन या सरल। बहुत सरल प्रश्न है, सबको पता है, उत्तर दीजिए। सुगम का विलोम शब्द क्या होता है, तो सुगम का होता है दुर्गम। अगला प्रश्न है, कमल के बाद बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। कमल पूछ चुका है, तो यहाँ पर बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, वारिद, नीरद, जलद। ये सभी, पंकज, नीरज, वारिद, सागर, शशि, मयंक। तो यहाँ पर बादल शब्द पूछ रहा है, तो जहां पर दा लगा रहेगा लगभग वहां पर क्या होता है, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, वारिद यहाँ पर दा है। और पंकज, नीरज किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, वारिधि, सागर, समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। शशि, मयंक, राकेश, ये किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनुपम या अद्वितीय, अतुलनीय, अनुपमेय या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर कमेंट करिए। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम भी कहेंगे, अतुलनीय भी कहेंगे और अनुपमेय भी कहेंगे। तो सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण चुनिए। तुम कल कहाँ जाओगे, कृपया यहाँ बैठिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इनमें पूछ रहा है प्रश्नवाचक वाक्य कौन है, तो जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा वही हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा, तुम कल कहाँ जाओगे। अगला प्रश्न है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आऊं, यह वाक्य किस प्रकार का है, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक या संदेहवाचक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आऊं, यह किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4, 3, 5 या 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। हिंदी वर्णमाला संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है, 4, 3, 5 या 2। उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, छात्र, ज्ञा और श्रा ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यदि पूछता है हिंदी में
कुल कितने, कुल व्यंजन कितने, कुल वर्ण कितने हैं, तो क्या हो जाएगा हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो हो जाएगा 52। ठीक है। और यदि पूछ रहा है स्वर कितने हैं, तो उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है श्राव वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है, साधन रा, साधन रा, चाधन रा, ताधन रा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत सरल प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो इसका उत्तर बताइए, श्रा वर्ण किन वर्णों के मेल से बनता है, तो साधन रा से क्या बन जाता है, श्रा हो जाता है। ठीक है। और ताधन रा से क्या बनता है, त्रा। अगला प्रश्न है उज्ज्वल, सॉरी, उज्ज्वल वर्तनी में कितने आधे जा होते हैं, 2, 1, 3 या एक भी नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आधा जा कितने हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 है। फिर अगला प्रश्न है बरवय छंद के पहले और तीसरे चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। बरवय छंद में पूछ रहा है 12, 16, 13, 24। तो बरवय में कितने होते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बरवय छंद के पहले और तीसरे चरण में पूछ रहा है। ठीक है। तो बरवय के पहले और तीसरे में कितनी होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय, शोक, उत्साह, क्रोध। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। ठीक है। शोक किसका स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस। उत्साह किसका है, वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस। क्रोध किसका स्थायी भाव है, क्रोध, रौद्र रस का। एक प्रश्न और बनता है रस के अवयव कितने होते हैं, रस के अवयव, रस के अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं कमेंट करिए। पहला हो जाएगा स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा है विभाव। तीसरा है अनुभाव। और चौथा है व्यभिचारी या संचारी भाव, व्यभिचारी या संचारी भाव। ठीक है। ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कूपन शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, जापानी या अरबी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कूपन शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है, उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है देश निकाला शब्द में कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो देश निकाले यानी देश से निकाला, इसमें क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या है, मना धन हर, विसर्ग संधि, मन धन हर, मनोधन हर, मनाधन हर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मनोहर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मनाधन हर। अगला प्रश्न है यशो भूमि या यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि है। ठीक है। यशाधन भूमि, यशाधन दा। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला शब्द किस प्रकार का शब्द है, यौगिक शब्द, प्रयोग धनशाला, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या विधिशज शब्द। तो प्रयोगशाला किस प्रकार का शब्द है, यौगिक शब्द हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभिमान, आ या आ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा अभि उपसर्ग का। ठीक है। 50 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद अगली प्रैक्टिस सेट को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।